गुड मॉर्निंग। स्टडी फील्ड क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रीवियस ईयर का, उस जो क्वेश्चन बचे हुए उस इस वीडियो में हम लोग समाप्त करते हैं। तो प्रश्न क्या है कि फ्राइडे स्थिरांक क्या है। तो फ्राइडे स्थिरांक को हम लोग को एफ से सूचित करते हैं। और ये फ्राइडे स्थिरांक में होता क्या है कि एक मोल में इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश की मात्रा को फ्राइडे स्थिरांक कहते हैं। तो देखिए एक मोल इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश माने चार्ज, तो आवेश में चार्ज की मात्रा को हम लोग कहते हैं फ्राइडे स्थिरांक। तो देखिए फ्राइडे स्थिरांक क्या हो गया, फ्राइडे कांस्टेंट का हम लोग वैल्यू हो गया 96487 कूलम पर मोल। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 96487 कूलम पर मोल। तो ये होता है एक फ्राइडे का वैल्यू। अब इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में पारित पर निर्भर करता तो नहीं, इलेक्ट्रॉन में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता तो नहीं। ये आप विलियन चैप्टर से देख सकते हैं। तो ये सार्वभौमिक स्थिरांक है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप लोग समझ गए कि फ्राइडे स्थिरांक क्या है। तो फ्राइडे स्थिरांक एक मोल इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को फ्राइडे स्थिरांक कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 96487 कूलम पर मोल। कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि एक फ्राइडे में इसका वैल्यू कितना होता है। तो इतना होता है आपका 96487 कूलम पर मोल। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अभी हम लोग जो एक मोल पढ़ रहे थे, तो ये हमेशा ये फ्राइडे स्थिरांक पढ़ रहे थे, फ्राइडे कांस्टेंट। ये 12th क्लास का क्वेश्चन था और ये बहुत बार पूछ चुका है। तो फ्राइडे कांस्टेंट में अभी क्या होता है, इसका ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं 96500 अप्रॉक्स कूलम पर मोल। ठीक है, जो अभी कूलम पर मोल जो हम लोग क्या लिखे 96487। तो डायरेक्ट इतना भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है देखने के लिए प्रश्न में कि एक फ्राइडे स्थिरांक का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू ऑफ फ्राइडे स्थिरांक या फ्राइडे कांस्टेंट। ठीक है, याद हो गया फ्राइडे कांस्टेंट या स्थिरांक, आप समझ गए होंगे फ्राइडे स्थिरांक या कांस्टेंट। अब प्रश्न आगे देखते हैं। तो इतना भी लिख सकते हैं या 96487 कूलम पर मोल। ठीक है, अब देखिए प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा है। तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है। तो प्रकाश वर्ष है जो मात्रा होती है दूरी का, समझ गए। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा होती है, तो दूरी का। अब प्रश्न आएगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। आंसर इसका हो गया आपका बी नंबर, दूरी का। तो एक प्रकाश वर्ष की दूरी होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, याद रखिएगा। या इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, 9.3 इसमें किलोमीटर में क्या बदल देते, इतना मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। एक लाइट ईयर इक्वल टू, समझ गए। तो ये हो गया एक लाइट ईयर को आपका क्या में मीटर में, और ये आपका हो गया किलोमीटर में। ठीक है, समझ गए होंगे। अब है कि कुछ और दूरी का हम लोग जान लेते हैं। तो क्या होता है कि 1 यहाँ देख लेते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 × 10⁻11। 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। ये भी दूरी का मापना है। खगोल में ब्रह्मांड में बहुत बड़ा दूरी होता है, बहुत ज़्यादा, जिसको किलोमीटर हेक्टामीटर में नहीं माप सकते। तो बड़े बड़े दूरी को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइट ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष को। ठीक है, तो एक कितना होता है, एक होता है पारेषक, 1 पारेषक। तो ये पारेषक होता है तो 1 पारेषक तो 3.1 × 10⁻16 मीटर, याद हो गया होगा। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो समझ गए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो गया 1.5 × 10⁻11 मीटर। और एक पारेषक बराबर हो गया आपका 3.16 मीटर। तो ये दोनों चीज़ हो गया, समझ गए। अब कभी कभी प्रश्न आपको आ जाएगा कि 1 पारेषक में कितने लाइट ईयर होते हैं, 1 पारेषक में कितने लाइट ईयर, तो 3.26 लाइट ईयर होते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष होते हैं। तो ये कुछ पॉइंटेड है जो इससे पूछ सकता है। तो प्रकाश वर्ष किसकी दूरी, किसकी मात्रक है, तो दूरी का, बहुत दूरी मापने का। और 1 लाइट ईयर में इतना मीटर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, और ये किलोमीटर में होता है।
और 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट ये भी दूरी मापना है, तो ये इतना 1.5 × 10⁻11 मीटर मतलब 1.5। याद रखिए, देखिए 3, ये 11 है, ये 16 है, और 1 पर सेकंड में 3.26 लाइट ईयर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर डिस्कस करते हैं। तो उसमें एक प्रश्न में था, तो अभी पीछे वीडियो जो मैथ में था, जो हम लोग लाइट ईयर पढ़ रहे थे, तो उसमें एक क्या होता है कि द लार्जेस्ट मास का सबसे लार्जेस्ट जो यूनिट होता है चंद्रशेखर यूनिट। याद रखिएगा, द्रव्यमान का सबसे बड़ा इकाई है मापने का। एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। सूर्य का इतना गुना को मापा जाता है किससे? चंद्रशेखर यूनिट से। अब हम लोग इस प्रश्न में हम लोग डिस्कस करते हैं कि समझ गए होंगे चंद्रशेखर यूनिट से। अभी क्या है कि जब प्रकाश, अब अगला प्रश्न को हम लोग प्यार से डिस्कस कर रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा बदलता और न बदलता। हम लोग थोड़ा इसको अच्छा से समझते हैं, बेहतर से 10th लेवल का ये प्रश्न है। तो इसमें देखते क्या है, तो आपको इसको समझने पहले तो इसका आंसर हो जाएगा कि आवृत्ति नहीं बदलता है, आप ये जान लें। अब देखिए कि इसमें दो चीज़ क्या होता है, एक सघन माध्यम, जो अंग्रेजी वाले नहीं समझ पाएंगे उनको इंग्लिश में लिख देते हैं विरल माध्यम। तो देखिए ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, और ये हो गया रेयर मीडियम। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। अभी दोनों में बस खेल समझना है कि देखिए, अब मान लीजिए विरल माध्यम से, रेयर मीडियम से जब प्रकाश चल रहा है, मान लीजिए आपके रास्ते में कोई भीड़ भड़का नहीं है तो स्पीड से चलिएगा। जैसे ही भीड़ भड़का से क्या हो जाएगा, नॉर्मल के नज़दीक आ दिएगा, तो अभिलाम की ओर आ जाइएगा। ये आपका अभिलाम है टू नॉर्मल, अभिलाम। तो ये हो गया आपका अभिलाम की ओर, क्या हो जाएगा, अभिलाम की ओर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। अब है कि ये अभिलाम की ओर है, तो क्या हो गया, विरल से सघन गया तो अभिलाम की ओर आ गया। समझ गए। इसी तरह से इसका उल्टा कर लेते हैं, तो सघन से विरल आएगा, सघन से। तो मान ली रास्ता में पूरा भीड़ था तो धीरे धीरे चलता, जैसे रास्ता से साफ मिला, दूर दूर था, तो क्या हो गया, अभिलाम से दूर हो गया। तो देखिए अभिलाम से इसमें दूर हो गया, अभिलाम से दूर, फॉर अवे नॉर्मली इसको इंग्लिश में बोलेंगे, फॉर अवे नॉर्मल। अब यहाँ पर जब हम बोल रहे थे तो आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होता था कि जब इसमें प्रकाश की चाल अधिक था और यहाँ आके कम गया, इसमें कम था, सघन ऊपर था, ये सघन और विरल की कहानी है नीचे, तो इसमें क्या था, कम था और जाके आगे हो गया। तो क्या रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया। तो देखिए आपका क्या वेग बढ़ रहा है, यहाँ पर वेग बढ़ रहा था, यहाँ क्या हो गया, घट गया, यहाँ घट रहा था, यहाँ क्या बढ़ गया। तो ऑटोमेटिक ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए वेग जहाँ बदलता है तरंगधर निर्भर करता है तो 1/t टाइम पे, तो ये भी आपका नहीं हुआ। तो क्या हुआ, आवृत्ति और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस से कोई मतलब इसको नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका आवृत्ति नहीं बदलता है। बात रही अपवर्तनांक का, तो अपवर्तनांक में क्या होता है, अपवर्तनांक किसको कहते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। देख लेते हैं, ये भी अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। कभी कोई प्रश्न पूछता है तो n बराबर क्या होता है, इसको n से सूचित करते हैं। तो हम इसको मिटा रहे हैं, इसको सब देख लीजिएगा। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि अपवर्तनांक n से हुआ, तो इसमें क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में कोई भी, तो इसमें भी क्या हो रहा है, उस माध्यम पर क्या, तो फिर तो ये भी आपका क्या होगा, बदल रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका आवृत्ति। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग
ये होता है। इससे प्रश्न पहला भी हम लोग बताए थे कि जब शरीर के मांसपेशियों में दर्द या अकड़ या ऐंठन होता है तो किस विकिरण का उपयोग करते हैं, तो उसमें भी पढ़े थे अवरक्त किरण, इंफ्रारेड, समझ गया, इंफ्रारेड से, अवरक्त किरण से, इंफ्रारेड से, अवरक्त किरण, इंफ्रारेड, समझ गए। देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से दो प्रश्न पूछा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे दो प्रश्न पूछा है इस बार। तो देखिए जरूरी नहीं कि हर बार पूछेगा, तो इसमें क्या हो गया कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता था। विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसमें होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग जो प्रकाश का वेग होता है, तो जो विद्युत चुंबकीय का वेग होता है, याद रखिएगा, इक्वल टू प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग अभी पीछे बताए थे, निर्वात में प्रकाश के चाल जो बताए थे कितना, 3 × 10⁸। तो क्या पढ़े हम लोग कि विद्युत चुम्बकीय का वेग कितना होता है, जितना प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश वेग कितना हुआ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यही आपका आंसर हो गया। और अभी पढ़े थे निर्वात में, चलिए निर्वात क्या होता है वो भी थोड़ा जान लीजिए। वैसा जगह जहाँ पर हवा भी नहीं हो, वायु तक ना हो, उसे हम लोग निर्वात पंप कहते हैं। वैसा पंप, जैसे गाड़ी ट्रेन चलता है तो हम लोग खींचते हैं तो रुक जाता है, तो जहाँ वायु भी ना हो उस पंप को निर्वात पंप कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय का वेग प्रकाश का वेग बराबर होता है, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, उसमें देख लीजिएगा। पहला प्रश्न यही था बीपीएससी का, और उसी में हम लोग को पहला वीडियो में था। ठीक है, अब लोग हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसका आंसर ये होता है। अगला प्रश्न है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, भाई देखिए चांद पे पैर रखता, कोई चांद लाने का बात करता है, तो इसका आंसर होंगे नील आर्मस्ट्रांग। आप लोग जानते ही होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 ईस्वी को, 96 ईस्वी को सबसे पहले चांद पर ये पैर रखने वाले व्यक्ति थे। इनके साथ और एक थे, लेकिन ये पहले रखे थे इसलिए इनका नाम नील आर्मस्ट्रांग। 20 जुलाई 1969 हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो हम लोग में क्या कर रहा है प्रश्न में कि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें हमेशा पहले याद रखेंगे कि ये जो Pe242 और नीचे दिया 94, तो ऊपर वाला को हमेशा याद रखेंगे कि इसको हम लोग परमाणु भार कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। परमाणु भार, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। और इसे कहते हैं परमाणु संख्या, नीचे वालों को याद रखेंगे। समस्थानिक, सब न्यूट्रॉनिक, ये सब पढ़ने में काम आता है उस समय। एटॉमिक नंबर। अब इस पे प्रश्न के लिए हम लोग जानते हैं, तो कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो Z बराबर P बराबर E होता है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स, परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है। मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए। तो इसमें तीनों एक होता है, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ गए। अब इसमें क्या है कि अब इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है, ये समझ गए। ठीक है न, क्या है, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। अब चलिए, ए बराबर एक फार्मूला होता है, ए इक्वल टू P + N। ए क्या है, उसको एटॉमिक मास कहते हैं, परमाणु भार, एटॉमिक मास, परमाणु भार, एटॉमिक मास। अब देखिए ये एटॉमिक मास हो गया, बाकी तो पता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, एक तो एटॉमिक मास दिया, परमाणु भार। तो चलिए ये ए दिया है, ए बराबर P + N, तो ये दिया है। तो चलिए हटाइए, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे और लिखते हैं। ई दिया है, ए कितना दिया है 242, और हमको P कितना दिया है 94, प्लस इधर प्लस में आएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, और माइनस में करके आपको घटाइए, तो घटाने के बाद कितना आएगा
तो 2 4 2 और 9 4, तो ये हो गया आपका 8। ये हो गया 3 में से 13 में से क्या गया 9 गया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 1। तो इसका आंसर कौन होगा? बी हो जाएगा 148, 148। समझ गए? तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखें, ए बराबर पी प्लस एन। पी के जगह पर आप चेंज भी कर सकते हैं, पी के जगह पर अब ए बराबर जेड प्लस एन कर सकते हैं, या ई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ बताया था, जेड बराबर पी बराबर ई होता है। तो इस फार्मूला पर लगाएं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती किस में? तो देखिए श्यानता का मतलब समझते क्या? तो देखिए श्यानता, इसका आंसर लिख देते हैं कि शहद है और क्यों हुआ। तो श्यानता इंग्लिश में इसको विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कोसिटी, 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 ठीक है, विस्कोसिटी। अब देखिए कि श्यानता क्या है? देखिए श्यानता ठोस में नहीं होता, आप हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा, ठोस में श्यानता नहीं होती। क्यों नहीं होती वो छोड़िए, श्यानता नहीं होती है। अब बताते हैं कि अब श्यानता क्या? दो परत के बीच में जो आंतरिक घर्षण बल लगता है, दो परत के बीच में, कितने परत के बीच में? दो परत के बीच में। तो दो परत के बीच में क्या लगता है? आंतरिक घर्षण बल। तो दो परत के बीच में जो आंतरिक घर्षण बल लगता है, तो देखिए आंतरिक घर्षण बल लगने के कारण जो होता है उसमें हम लोग श्यानता होता है। देखिए श्यानता क्या है? जो सिंपल से, जैसे कि जिसमें मतलब कि बहाव हो लेकिन बहाव को रोकने की प्रक्रिया हो, तो ठोस तो हटा दीजिए। अभी श्यानता दो चीज़ में होता है, एक तो आपको द्रव में और दूसरा आपको गैस में। तो हमेशा याद रखिएगा द्रव में श्यानता ज़्यादा होता है, गैस में कम। जैसे समझने का आप सिंपल से, आप एक ज़मीन पर पानी रखिए तो पानी फैल जाएगा, हवा रखिए और ज़्यादा फैल जाएगा, खून भी फैल जाता है। लेकिन अगर शहद रखिएगा तो वहाँ पर सट जाएगा, थोड़ा कम फैलेगा। तो जब पानी में, जब ज़मीन पर रखने पर जो सबसे कम फैलता है उसे हम लोग उसका श्यानता ज़्यादा मानते हैं। मतलब श्यानता का मतलब छितराना कम, फैलना का मतलब, जैसे एक बाल्टी पानी को छोड़ दिए, उसमें घुमा के और कुद्र में देखिए तो शांत हो गया, तो वो श्यानता के एग्जाम। श्यानता कह रहा है क्या कि उसकी आंतरिक घर्षण बल के कारण उसमें जो उसका रुकाव हो। अरे एक तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे आप हवा में चल रहे हैं और जल में चलते हैं, तो जल में चलना कठिन होता है, तो किसके कारण? श्यानता के कारण। मतलब जो आपका गति को रोकता है, जैसे उसमें कोई बाहरी गति नहीं, जैसे बाल्टी में पानी रख दिए, एक बाल्टी लिए उसमें पानी रख दिए और उसको हिला दिए, धीरे धीरे उसका वेव जो होता है, तरंग होता है, रुक जाता है, क्योंकि इसको कोई बाहरी बल नहीं लगा। तो रुका किसके कारण? श्यानता के कारण। तो जब कोई वस्तु के नीचे ढारेंगे, गिराएंगे, गिराने के बाद वो कम छितराता है या कम फैलता है या वो ज़्यादा रहता है ठोस में, उसका श्यानता ज़्यादा होता है, मतलब गढ़ा होता है। सिंपल सी बात, जो जितना गढ़ा होगा श्यानता उसका ज़्यादा होगा। तो हवा का गढ़ापन कम होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गढ़ा कौन है? शहद, इसलिए इसका श्यानता ज़्यादा। जितना गढ़ा होगा, जिसके पास गढ़ापन ज़्यादा होगा उसकी श्यानता ज़्यादा होगी, गढ़ापन ज़्यादा होगा। समझ गए? एक प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है हमसे कि कोई व्यक्ति को हवा में चलने के अपेक्षा, वायु में चलने की अपेक्षा, ऐसे चलते नॉर्मल में, और नदी में चलने, वायु में चलने की अपेक्षा नदी में चलने पे उसको ज़्यादा कठिन होता है। तो किसके कारण? तो श्यानता के कारण। समझ गए? और किस में श्यानता नहीं पाया जाता? अगर प्रश्न ऐसा पूछ दे कि निम्नलिखित में किस में श्यानता न पाया जाए, तो ठोस में श्यानता नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को हम कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में करके बोले, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अकेले वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा समस्या हो जाता है, इसलिए कैमरा में, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।